दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। आज पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, जो कि चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कर दी थी पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने बात करी थी लोअर एनिमल्स के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम प्लांट्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी खुद कहता है ये। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना के लाता हूँ, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब देना मेरे लिए लाजमी हो जाता है यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये हैं कि एनसीईआरटी पूछता है, इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि एनसीईआरटी ने खुद ही लिखा है कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं प्लांट्स में। तो यस, ये इसका आंसर यस होगा। सेकंड क्वेश्चन था, इज़ द टर्म क्लोन, जो क्लोन हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करी थी, जो ऑफस्प्रिंग हुई थी, उसको क्लोन कहता है। क्यों क्लोन? हमने उसमें क्या बताया था कि क्लोन इसलिए कहा था क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से सेम ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाएगी। तो इज़ द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या जो क्लोन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, संतान जो आएगी, क्या उसे भी क्लोन कहा जाएगा? बिल्कुल अवश्य कहा जाएगा, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक ही पेरेंट से है तो वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लांट्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं। लिखा है, इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब प्लांट्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ करा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ यूनिट्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, किस किस टाइप में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके नाम हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, एटसेट्रा, और भी होते हैं। एनसीईआरटी में आपके ये लिखा है, और इसके डायग्राम भी एनसीईआरटी में आप गौर करके देखिएगा तो आपको मिलेंगे। राइजोम जिंजर में होता है, जैसे कि ऑफसेट वाटर हायसिंथ का है, बल्ब ऑफ अगेव, ये सब आपको मिलेंगे, आप जरूर देखिए। आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। नई संतान को ये जन्म देने के लिए कैपेबल हैं। कौन? ये सारे जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैं आपके, क्योंकि ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब दोस्तों पार्ट 1 में हमने बात करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें हमने बात करी थी बाइनरी फिजन इन अमेबा हो गया, बर्डिंग इन ईस्ट हो गया। ऐसे ही एक आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में इफ़ द बॉडी जो है ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, फ्रैगमेंट्स में या डिस्टिंक्ट पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। ईच फ्रैगमेंट, और ये ईच फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एडल्ट, और ये एडल्ट में ग्रो हो जाता है। जैसे यहाँ पर पेरेंट्स है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो ये अब गिविंग राइज कर देगा न्यू ऑफस्प्रिंग, तो ये न्यू ऑफस्प्रिंग हो गई और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में हाइड्रा दे रहा है। फ्रेंड्स, वाटर हायसिंथ एक प्लांट जो कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, एनसीईआरटी में इसके बारे में डेटा है, और ये कई एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसका डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर हायसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोविंग वेर एवर देर इज़ स्टैंडिंग वाटर। कहीं पर भी वाटर इकट्ठा हो, अगर स्टैंडिंग वाटर हो, रुका हुआ, थमा हुआ, तो वहाँ पर कुछ इन्वेसिव वीड्स, ऐसे वीड्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनको, और वो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। फाउंड ग्रोविंग वेर एवर देर इज़ स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर हो, ये क्या करते हैं, और इससे टेरर नाम क्यों दिया गया? ये ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये ड्रेन्स कर लेते हैं, खींच लेते हैं सारी ऑक्सीजन वाटर की, जिससे क्या होता है, लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिससे फिशेस मर जाती हैं। इंट्रोड्यूस हुआ था ये बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। अब इंडिया में किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा, हमारे देश में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करा, तो उसकी कुछ खासियत होगी। इसकी खासियत ये थी कि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, और इसकी जो लीव्स की शेप थी, पत्तियों की शेप थी, वो बहुत अच्छी थी, और फ्लावर्स भी इसके खूब अच्छे थे। इस वजह से इसको लाया गया था इंडिया में, लेकिन ये इतना इन्वेसिव तरीके से ग्रो करेगा ये किसी को भी आशंका नहीं थी। प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट, मैंने कहा था पहले भी आपको, बहुत तेज़ी से
बहुत तेज़ी से ये ग्रो करते हैं एंड स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ये बात हुई वाटर हायासिंथ के टेरर बंगाल की। एक बार आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब कुछ एनसीईआरटी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने बात करी थी, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूस जो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें पाए जाते हैं, तो उनमें आपके डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा होगा, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट है आइज ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर आप देखेंगे जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के, आपने घरों में भी देखा होगा आपने, तो ज़्यादा दिन के पोटैटोज जब रखे होते हैं, आप बाज़ार से ला के रखे रहते हैं, तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ पत्ती नुमा निकलता है, तो वो आइज़ होते हैं पोटैटो के। उसको फार्मर्स अच्छे से जानते हैं, ग्रो करते हैं कैसे पोटैटोज़ को। राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर में राइजोम की तरह, राइजोम इसकी यूनिट है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की, ये ग्रो करते हैं जिंजर में। बल्बिल ऑफ अगेव की बात करें हम, फिर उसके बाद लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीफ से जो लीफ बर्ड्स, आपने एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा गया है, उसको आप एनसीईआरटी के डायग्राम एक बार जरूर देखना, लेबलिंग भी आ सकती है एग्जाम में। और ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ जो टेरर ऑफ बंगाल है, इसके बारे में हमने बात करी थी, ये ऑफसेट इसके एनसीईआरटी में डायग्राम है, आप जरूर देखिए इसको। फ्रेंड्स, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी और हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इसकी डेफिनेशन, एक बार दोबारा आपको इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये इन्वॉल्व्स करता है फॉर्मेशन किसका, मेल और फीमेल गैमेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल में भी हो सकता है, क्या सेम इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, कुछ आप ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, कुछ आप 12th में भी पढ़ेंगे। और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, और डिफरेंट इंडिविजुअल यानी मेल और फीमेल की यहाँ पर अलग अलग बात हो रही है, ऑफ द अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है मेल और फीमेल। दीज गैमेट्स फ्यूज़, जो अब ये गैमेट्स यहाँ बने हैं मेल और फीमेल के द्वारा, ये गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होने के बाद टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा जब, जो कि डेवलप करेगा, विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। अब जाइगोट जब डेवलप बन जाएगा तो जाइगोट डेवलप करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा ही होता है उसमें। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, टाइम थोड़ा लेता है एज़ कम्पेयर टू, कंपेयर किससे अगर करें हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि एक पेरेंट्स यूज़ होता है, आराम से उसमें तुरंत जल्दी जल्दी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इतना प्रोसेस नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एनसीईआरटी में कुछ फेजेस डिफाइन करे गए हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में के किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ में। अब फर्स्ट फेज़ है जुवेनाइल फेज़। अब ये जुवेनाइल फेज़ क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करना चाहता है तो उससे पहले एक स्टेज आती है, पहले ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर उसके बाद वो कैपेबल होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, उस पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। हालांकि इसे प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, जैसे कि जुवेनाइल फेज एनिमल्स में कहा जाता है, वैसे ही प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। जैसे एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात करी थी एनिमल्स में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, वैसे ही वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में कहा जाता है। सेकेंड आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये सेकेंड फेज जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज है। अब जब जुवेनाइल फेज़ ख़त्म होगा तभी तो रिप्रोडक्टिव फेज़ चालू होगा, तो यही कहता है एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज़ विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़। जब एंड होगा जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़ प्लांट के अंदर, तो वो मार्क्स द बिगिनिंग होगी फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ की। इन सेवरल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इंक्लूड करें तो, द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज़ मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ चेंजेस दैट अकर इन देयर बॉडीज़। कुछ चेंजेस अकर होते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के टाइम पे, जैसे कि प्यूबिक हेयर्स आना, आवाज़ बदलना, और भी कई सारी चेंजेस होते हैं हार्मोन्स की वजह से। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो भी रिप्रोडक्टिव फेज़ में, ये बताता है, डिनोट करता है कि अब आप कैपेबल हो गए हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए।
आगे लाइन पढ़ें, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान द फीमेल्स ऑफ प्लेजेंटल मैमल्स, जो प्लेजेंटल मैमल्स हैं, फीमेल्स हैं मैमल्स की, एग्जिबिट करते हैं साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरी के अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यू टू हार्मोनल और फीमेल्स के अंदर। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज ये होता है। अब दो साइकिल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी है, एक ऑस्टिस साइकिल है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं चेंजेस की ओवरी के अंदर, साइक्लिक चेंजेस जो चलते हैं हर मंथ, तो ये ऑस्टिस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये अलग क्यों करा दोनों को? क्योंकि देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों ने भी सुना होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स में होती है, जैसे कि मंकीज़, एप्स, ह्यूमंस, हमारे अंदर भी इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसमें? फीमेल्स के अंदर, ठीक है। और ऑस्टिस साइकिल किस में होती है? इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में। नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में ऑस्टिस साइकिल होती है लाइक काउस, शीप, रैट्स एटसेट्रा। सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्टिस साइकिल। तो ये साइक्लिक चेंजेस जो होती हैं वो ऑस्टिस साइकिल होती हैं, और मैमल्स अगर प्राइमेट्स में हो गया तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं। दोस्तों एनसीईआरटी में ये 2 पॉइंट आए थे, एक सीजनल ब्रीडर, एक कंटिन्यूस ब्रीडर। तो बताना बहुत आवश्यक है कि सीजनल ब्रीडर क्या होता है और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होता है। डेफिनेशन से आप लोग समझ जाएंगे। सीजनल ब्रीडर, इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स डू नॉट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ब्रीड नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। एग्जाम्पल बर्ड्स की बात करें, यहाँ पर एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखता है, जो हमारे पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होते हैं वो हर इतने ज़्यादा एग्स कैसे आ रहे हैं मार्केट में? क्योंकि वो एक्सप्लोटेशन हो रहा है ह्यूमन वेलफेयर के द्वारा। एनसीईआरटी की लाइन है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है ह्यूमन वेलफेयर में, इसीलिए वहाँ पर हार्मोनल उनको इंजेक्शंस कुछ दिए जाते हैं जो उनके साइक्लिक चेंजेस को डिस्टर्ब करा जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है, इसीलिए उनमें एग्स आते हैं। हम उसको कंटिन्यूस ब्रीडर में नहीं रख सकते क्योंकि वो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उनका ह्यूमन वेलफेयर के लिए। कंटिन्यूस ब्रीडर की बात करें हम, तो मैनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। तो बहुत सारे मैमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब थर्ड जो फेज़ आता है वो आता है सीनेसेंट या एजिंग फेज, पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है फिर उसके बाद सीनेसेंट फेज आता है, तो डेथ तक, जब तक कि डेथ नहीं हो जाती ऑर्गेनिज्म की, तब तक कि ये फेज़ चलता है, जिसको हम बुढ़ापा भी, एजिंग फेज़ भी कहते हैं। इन बोथ प्लांट्स एनिमल्स, दोनों में, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये सब जो जितने भी फेजेस की हमने बात करी, पहला फेज़ जुवेनाइल फेज़ आया, फिर सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज़ आया, फिर थर्ड जो एजिंग फेज़, जो सीनेसेंट फेज़ आया, ये सारे फेजेस कैसे हमारी लाइफ में किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे आते हैं, किस वजह से आते हैं, इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज एकमात्र है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। तो 3 फेजेस में ट्रांजिशन होता है, चेंजेस आते हैं, पहले जुवेनाइल फेज़ आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है, फिर सीनेसेंट फेज़ आता है। ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है, हमारे बॉडीज़ में हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों प्लांट्स के बारे में बात करें, जैसे हमने एनिमल्स में अभी हमने देख लिया ये सारे फेजेस होते हैं, तो क्या प्लांट्स में भी ऐसे ही फेजेस होते हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा, द एनुअल एंड बायनियल टाइप्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेजेस। तो ये जितने एनुअल और बायनियल टाइप्स के प्लांट्स होते हैं उनमें क्लियर कट आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंट फेज। बट इन द पेरेनियल स्पीसीज, जितने पेरेनियल स्पीसीज के प्लांट होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा भाई एनुअल क्या है, बायनियल क्या है, पेरेनियल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो सिंगल सीजन में उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। जैसे कि राइस की बात करें, वेट की बात करें, तो इससे एक ही सीज़न में इनका कल्टीवेशन कट होकर इनकी पैदावार हो जाती है। बायनियल में फर्स्ट ईयर में इनका ग्रोथ होता है और सेकेंड ईयर में फ्लावर्स और फ्रूट जो भी आते हैं फिर इनका कल्टीवेशन हो जाता है। वहीं बात करें पेरेनियल की, तो पेरेनियल में फ्यू ईयर्स तक ग्रोथ चलती है, फिर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं। तो एनुअल और बायनियल में तो क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि एक सीजन में है, तो सीजन वाइज इसको में आपको तुरंत पता चल जाता है कि वेजिटेटिव कब आएगा, इसका रिप्रोडक्टिव फेज़ कब आएगा, कब सीनेसेंट फेज़ आएगा। लेकिन पेरेनियल में पता नहीं चलता, सालों साल इसके फ्लावर आते रहते हैं, फ्रूट्स आते रहते हैं, ग्रोथ होती रहती है, तो इसमें इतना क्लियर कट हमें पता नहीं चल पाता है। स्पेसिफिक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। पेरेनियल में हम बात करें, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्यू प्लांट्स के बारे में एनसीईआरटी लिखता है जो एग्जिबिट करते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग।
अनयूजुअल फ्लावरिंग कैसे एग्जिबिट करते हैं, जैसे बम्बू स्पीसीज़ की बात करें तो फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये खाली एक बार फ्लावर, खाली वन टाइम फ्लावर लाता है पूरी अपनी लाइफ टाइम में, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 या 100 साल के बाद। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, और एक बार में खूब सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स निकालता है और मर जाता है। दूसरा स्ट्रॉबिलंथुस कुंथियाना, ये बहुत कठिन नाम थोड़ा लग रहा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये फ्लावर करता है ओनली वंस इन 12 ईयर, खाली 12 साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं इसमें, लेकिन ये नहीं मरता, ये मर जाता है यहाँ पर, ये नहीं मरता। 12 साल में एक बार इसके फ्लावर आते हैं। नीला कुरंजी, नीला ब्लू कलर के आते हैं इसलिए यहाँ पर इसका थोड़ा नाम नीला कुरंजी पड़ा है। फाउंड मिलते कहाँ ये, इन हिली एरियाज़ इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फाउंड पाए जाते हैं ये हिली एरियाज़ में, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में हैं। ये टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि पूरी हिली एरियाज़ ब्लू कलर की चादर सी ओढ़ लेती है। पार्ट 3 हम ऐसे ही आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप लोग का ऐसी सपोर्ट बना रहा तो हम पार्ट 3 और जितने भी इसके पार्ट हैं उसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। और आगे भी आप लोग का ऐसे सपोर्ट बना रहे, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।